कि अपनी दशा के बारे में भी कुछ कह दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि दूसरों की खींच रहे हो, अपनी नहीं बता रहे हो। कि हमने भी एक दिन अपनी श्रीमती जी बोली कि घनाक्षरी छंद आप लिखते हो, एक कभी हमारे ऊपर भी लिख दिया, लेकिन हास्य वाला हो तो हास्य तो घुस ही जाएगा, जैसे तिवारी जी के जो ओज घुस जाता है हर दादा के हर कविता में। कि हमने कभी छंद लिखा, उस छंद के बाद क्या हुआ वो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तीन दिन तक भोजन के लिए इधर उधर व्यवस्था करनी पड़ी थी। कि मैंने लिखा था कि गज जैसी काया हुई, पत्नी के सम्मान में छंद लिखा कि गज जैसी काया हुई, गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो मांग पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूँ प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। असल में शुक्ला जी भगवान जी के पास गए और भगवान जी से बोले 20 वर्षों से रोज पूजा करता हूँ नित्य, अर्जी को मेरी नहीं प्यारो भगवान जी, 15,000 लड्डू ऊपर जी धूप बत्ती काम नहीं करो तो निकालो भगवान। 15,000 लड्डू ऊपर ही धूप बत्ती काम नहीं करो तो निकालो भगवान जी। भक्तों की सुरक्षा वाला वचन निभाओ प्रभु, बीवी है डिफेक्टिव संभालो भगवान जी। अब ताने वाली झिड़कियां मुझसे न सही जाए, जीप पे बीवी के ताला डालो भगवान जी। भगवान जी ने जो जवाब दिया फोन सुनते जाओ, ये चुल्लू भर पानी में तो डूब कर मर जा, चुल्लू भर पानी में तो डूब कर मर जाना, पानी अगर कम हो तो गहरा कर देंगे। ये तेरे जैसे डाउन के लिए हूर दे दी, अब नंदन के वन को न सगरा कर देंगे। ये जीप पर ताला डालने का है विधान नहीं, किंतु तेरी जीत का दशहरा कर देंगे हम। ताने वाली झिड़कियां सुननी न पड़े तुझे, ऐस कर चल तुझे बहरा कर देंगे। ये ऐसे ही आशीर्वाद हमें जब तक दिलवाते रहते हैं, और बाकी आशीर्वाद घर से वैसे भी मिलता रहता है बहुत ज्यादा। अब मैं पत्नी पर भी बात कर ली, नेता पर भी बात कर ली, अब अपने ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ज्यादा होता है, लोग कहते हैं ना कि कभी कभार ये ऐसा हो जाता है कि कभी कभार ऐसी कोई बात कह देता है कि बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। अपनी कुछ इज्जती नहीं है, बेइज्जती क्या होगी हमेशा। अब एक जगह, लेकिन हाँ कभी कभी घनघोर बेइज्जती हो जाती है। अब घनघोर बेइज्जती कहाँ हुई वो मैं आपको बताता हूँ। आज अपने परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ, तो बात शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, बाहर मत ले जाना, बस इधर उधर मत कहना, बात बाकी सब ठीक है। कि एक बार एक कवि सम्मेलन में हमको बुलाया गया, और वहां मैं कवि सम्मेलन में गया तो हुआ क्या, क्योंकि हास्य वाले कवियों को भाई साहब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, सब उनको मजाक में ही टाल देते हैं, मतलब ये तो मजाक वाला। कवि सम्मेलन में पहुंचा भाई साहब, मैंने पूछा, एक बाबा बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्ग थे, तो मैंने पूछा, हमने कहा बाबा ये बताओ, रास्ता नहीं मालूम था तो पूछना पड़ा। तो मैंने कहा बाबा ये बताइए ये सड़क कहाँ को जाती है? बोले बेटा मैं तो 65 साल का हो गया हूँ, यही देख रहा हूँ, ससुरी यहीं पड़ी है, कहीं नहीं जाती है। ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं। तो मैं कवि सम्मेलन में पहुंचने के लिए निकला, तो वहां पर एक बूढ़े बाबा को देखा कि कवि सम्मेलन के लिए वाहन से उतरा ही था कि एक बूढ़े बाबा को देखकर मानवता दिखा दी, और उनकी बाह पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उनको सड़क पार करा दी। सड़क पार करने के बाद बाबा ने मुड़कर मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा भगवान तुझे कभी मुसीबत में ना घसीटे, और आज मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तेरी पत्नी तुझे थोड़ा कम पीटे। ऐसी ऐसी दुआएं होती हैं हमारे लिए। कि कवि सम्मेलन का वाकया था। अब आप सुनिए घनघोर बेइज्जती किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ घनघोर बेइज्जती कैसे होती है। बेइज्जती बहुतों की हो जाती है और बताते भी नहीं है। मैं बता देता हूँ कि कवि सम्मेलन का वाकया था।
हालत कुछ ऐसी जनाब हो गई, कवि सम्मेलन का वाकया था, हालत कुछ ऐसी जनाब हो गई, इज्जत तो अपनी पहले से ही नहीं थी, बेइज्जती थी वो भी खराब हो गई। कविता पढ़ने के लिए संचालक ने हमें मंच पे बुलाया, कविता पढ़ने के लिए संचालक ने हमें मंच पे बुलाया और हम माइक तक पहुंचे ही थे कि पीछे से एक श्रोता चिल्लाया, बोला ये कवि है या कवि के नाम पर हरीरा? कवि तो कहीं से लगता ही नहीं, लगता है बिल्कुल एमडीएच का जलजीरा। क्या बात। बोले ये मार्किन की धुली हुई मार्किन की टांगे हैं इसकी। भाई साहब पूरा मेरा चित्र खींच दिया। बोला धुली हुई मार्किन की टांगे हैं इसकी, ये तो मंच पे खड़ा भी नहीं रह पाएगा। अबे कोई दौड़ के इसके पीछे एक लठिया बांध दो, नहीं तो ये खामखा गिर जाएगा। दूसरे श्रोता ने भी उसके सुर में सुर मिलाया, बोला संयोजक की गलती है जिसने कवि की जगह पर यह सूखा गन्ना मंगाया। अब संयोजक जी भी क्यों चुप रहते हैं? बोले 150 रुपये चंदे में और आपको क्या दिखाऊं, और इतना चंदा तुमने इतनी कंजूसी करके चंदा दिया है, इस चंदे में हर कभी उर्मिले सौमित्र जैसा कहां से लाऊं? भाई साहब इनकी उन लोगों की इन बातों को सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में भरकर अपना सीना फुलाया। पहला वाला श्रोता हंसते हंसते अपनी कुर्सी से गिर गया और दूसरा वाला शर्ट और कोटी के ऊपर से ही मेरी पूरी 3.5 तसली गिर गया। पीछे से ऊपर से जब मैंने सीना फुलाया तो मेरी 3.5 पसली ऐसे ही गिन ली उसने। आखिरकार मंच पर एक सुशिक्षित श्रोता की आवाज आई, बोला ये कवि कविता तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा भाई, ये कवि कविता तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा भाई। हाँ इसका एक फोटो खींच के काम रख लो, बच्चों को कंकाल तंत्र समझाने के काम आएगा। ये कविता तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसका एक फोटो खींच के रख लो, बच्चों को कंकाल तंत्र समझाने के काम आएगा। तभी पीछे से एक और आवाज आई, ये क्या तमाशा हो रहा है भाई? पीछे से एक और आवाज आई, ये क्या तमाशा हो रहा है भाई? मंच पे ये कविता हो रही है, कवि सम्मेलन हो रहा है, या कविता के नाम पे ठगी है, और मंच पे कोई कवि खड़ा है या केवल हैंगर पे शर्ट टंगी है? मंच पे कोई कवि खड़ा है या हैंगर पे शर्ट टंगी है? भाई साहब पूरी की पूरी बेइज्जती घेर के चला आया और उसके बाद में मैंने संयोजक जी से कहा आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी हुई जो आपने हमें बुलाया। और अब आखिरी एक कविता बस 250-300 पेज की है, ज़्यादा की नहीं है, वो भी सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। केवल 350 पेज की कविता है, ज़्यादा नहीं है, और बर्दाश्त कर लीजिएगा, सुनना तो अलग की बात है। कि हमारी आंखों के सामने ही वो अजीब घटना घट गई। विश्वास नहीं हो रहा था, हैरत के मारे आंखें फट गई। एक कोबरा नाग रेंगता हुआ आया और हमारे पड़ोसी नेताजी के पास आकर गिड़गिड़ाया। विनोद दादा नहीं है, हमारे पड़ोसी नेताजी के पास आकर गिड़गिड़ाया, बोला नेताजी 28 लोगों को डस चुका हूं, 28 लोगों को डस चुका हूं, ये शरीर बिल्कुल बेदम हो गया है और मेहरबानी करके रिचार्ज कर दो, मेरा जहर का पैक खत्म हो गया है। मेहरबानी करके रिचार्ज कर दो, मेरा जहर का पैक खत्म हो गया है। सांप के इस तरह के रोने की अदा नेताजी को भा गई। सांप के इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने ने नेताजी को दया और करुणा से भर दिया और नेताजी ने अपना बायां पैर सांप के आगे कर दिया। बोले दाहिने तरफ का जहर तू हजम नहीं कर पाएगा,
दाहिने तरफ का जहर तू हजम नहीं कर पाएगा। भाई साहब सबका दाहिना हाथ ज़्यादा मजबूत होता है तो दाहिने तरफ ज़्यादा पावर होती है। तो बोले दाहिने तरफ का जहर तू हजम नहीं कर पाएगा, ले मेरे बाएं पाँव में डस ले, तू तेरा जहर फिर से भर जाएगा। नेताजी जी की बात सुनकर सांप रोते हुए बोला, नेताजी ये काम मैं हरगिज नहीं कर पाऊंगा। अगर डसने में जहर की मात्रा थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो मैं खुद ही यहीं मर जाऊंगा। अगर डसने में जहर की मात्रा थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो मैं खुद यहीं मर जाऊंगा। सांप की ये अदा नेताजी को भा गई। सांप की ये अदा नेताजी को भा गई और उन्होंने सांप के फन पर 3 बार हाथ फेर दिया क्योंकि उनको दया आ गई। सांप नेताजी की इस व्यवहार ने सांप को खुशियों से भर दिया क्योंकि वो तो सिर्फ 28 दिन का ही पैक कराने आया था, उन्होंने तो 84 दिन का पैक कर दिया। 3 बार हाथ फेर दिया। वो तो 28 दिन का ही पैक कराने आया था, उन्होंने 84 दिन का पैक कर दिया। अब रिचार्ज होकर सांप खुशी खुशी चल दिया। अपने मन में सवाल था तो मैं भी पीछे से लग लिया। थोड़ा आगे जाकर हमने उसे टोका और कुछ पूछने के लिए उसका रास्ता रोका। सांप पलटकर फुसकार कर गुर्राया और उसने गुस्से में अपनी भौहों को चढ़ाया और मुझे भाग जाने की नसीहत दी और बहुत हड़काया। मैंने हाथ जोड़ के कहा, हे नाग देवता, मुझ गरीब को क्यों हड़काते हो और तुम खुद जहर के भंडार हो, फिर इन नेताओं के आगे क्यों गिड़गिड़ाते हो? ठंडी आह भरकर सांप बोला, मेरे भाई अब तो बदला हुआ पूरा सीन है, अब तो बदला हुआ पूरा सीन है और मेरे कांटे की दवा भी है, मंत्र भी है और मंत्र भी है, और मगर इनके कांटे का न मंत्र न दवा न जहर न वैक्सीन है। बोला इनके कांटे का तो न मंत्र न दवा न वैक्सीन है। और सांप आगे बोला कि भाई साहब हम जिसको डसते हैं उसकी रूह फना हो जाती है, हम जिसे डसते हैं उसकी रूह फना हो जाती है, मगर भाई साहब ये जिस बस्ती पे फुसकार दें पूरी बस्ती तबाह हो जाती है। और अंत की 2 लाइनों में अगर कविता का सार आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा अपनी तालियां उठाकर कि सांप बोला कि हमारा जहर तो मंत्रों दवाइयों और वैक्सीनों से उतर जाता है, मगर इनके कांटे का तो पीढ़ियों तक असर जाता है, इनके कांटे का तो पीढ़ियों तक असर जाता है। और भाई साहब इसीलिए हम इनके आगे सादर सर झुकाते हैं और अपना जहर का पैक हमेशा इन्हीं से कराते हैं, अपना जहर का पैक हमेशा इन्हीं से रिचार्ज कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।